ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इस कीपर की जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने की? अगर हर महीने आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, आपकी जॉब सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, आपको उसे बंद नहीं होने देना। सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 1.2 मिलियन यूरोज दिए जाएंगे, जो कि आज की डेट में इंडिया के लगभग 11 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है, और आप भी मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। चलिए देखते हैं। ये है जुमोन लाइट हाउस, जो समुद्र के तट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक बड़ी चट्टान पर बनाया गया है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। इस लाइट हाउस पर जॉब करना अपनी जान को हथेली पर रखने जैसा है। अकेलापन तो महसूस होगा ही, लेकिन जब समुद्र की लहरें इस लाइट हाउस से टकराएंगी तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कभी कभी तो ये लहरें लाइट हाउस से भी ऊंची होती है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। सोच तो आप रहे होंगे ऐसी क्या जरूरत थी ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर, और ऐसा क्यों है कि ये लाइट हाउस कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। पुराने जमाने में जब लंबे सफर के लिए ना रोड होते थे ना ही गाड़ियां, तो पानी के रास्ते से सफर किया जाता था। कैप्टन मार्सिया बहुत ही जबरदस्त सेलर थे। सेलर उसे कहते हैं जो समुद्र में जहाज या नाव चलाने का काम करता है। जहाज या नाव को नेविगेट, ऑपरेट और उसकी देखरेख करने में माहिर होते हैं। कैप्टन मार्सिया अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप जो पहले के जमाने में लकड़ियों की हुआ करती थी, तो उस रात कैप्टन समुद्र में बहुत ही अंधेरी वाली जगह से गुजर रहा था। पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिसकी वजह से उसकी शिप में सुराख हो गए और वे उलट गई, और कैप्टन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। सिर्फ 1888 से 904 के बीच में यहाँ 31 शिप्स डूब गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई वो थी 1896 में, जब ग्लेसगो में एक शिप एसएस ड्रूमोंट कैस्टल डूब गई, और इस एक्सीडेंट में 250 लोगों की जान चली गई, जो कि बहुत ही बड़ा हादसा था जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। इस एक्सीडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होना चाहिए, ताकि इस खतरे को पहले से ही देख सके और इस प्रॉब्लम से बच सके। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखे तो आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। समुद्र अर्थ का टोटल 70% हिस्से को कवर करता है, जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्टिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का ड्राई एरिया जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निकल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सेलर्स सफर करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, जिस मंजिल पे वो जा रहे हैं उस रास्ते की नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में, लेकिन पहले जीपीएस सिर्फ सेना के लिए अवेलेबल हुआ करता था। फिर एक कोरियन एयरलाइंस के एक्सीडेंट के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1 मई 2000 को जीपीएस को पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया था। जीपीएस से पहले ये सेलर्स सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से इन सेलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन जॉन एलिस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। उस रात जब अचानक सितारों के सामने बादल आ गए तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ ही समुद्र में तेज तूफान भी आ गया, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए, और जब सुबह हुई तो इनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। खाना पीना खत्म हो गया था। क्रू मेंबर्स भूख और प्यास की वजह से मरने लगे, क्योंकि समुद्र का पानी वो पी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद उनको जमीन नजर आई और उनकी जान बच सकी। अब दुनिया के सबसे बड़े लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसका किंगडम उस टाइम ट्रेड कल्चर के लिए प्रॉपर हब था, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और इसके साथ में देखें कि कितने सारे पत्थर है। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के वक्त यहाँ से तेजी से गुजरते तो ये पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराती थी और डूब जाती थी, और इनके कार्गो भी डूब जाया करते थे, जिसकी वजह से इस किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग टॉलमी ने अपनी किंगडम की मेरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस और सिनीटस इन दोनों को बुलाया और उनसे इसके सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी, और दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया।
और ऐसे ही दुनिया का पहला लाइट हाउस बना जो एंशिएंट वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बना, जिसका नाम था द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में रोशनी के लिए आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी और हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी। इस वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया था। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही बड़ा नहीं था, इसका डिजाइन भी जीनियस था और सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का भी इस्तेमाल किया जिससे दूर दूर तक शिप्स आसानी से सेफली ट्रेड कर सकती थी। इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सेलर्स बहुत खुश होते हैं और वे सब आसानी से इस पथरीले पानी को क्रॉस कर सकते थे। इस तरह दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेफ्टी सिंबल बन गया सेलर्स के लिए और इसी तरह पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। इस तरह का लाइट हाउस सिर्फ समुद्र के किनारों पर बनता था, लेकिन दुनिया की ट्रेड टाइम के साथ साथ बढ़ती गई। समुद्र के बीचों बीच रोशनी की जरूरत के लिए भी लाइट हाउस बनाए गए जहां से ट्रेड रूट गुजरते थे ताकि उनको चट्टानों से सेफ रखा जा सके। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर लाइट हाउस देखने को मिलते थे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं था कि रोज लकड़ियां, ऑयल या कोयले का इस्तेमाल करके आग को जलाया जाए। हत्ता कि कैंडल्स, गैस लैम्प और ऑयल लैम्प्स भी आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी ने तरक्की की तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे, इसका जवाब है ये लेंस। उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर वो लेंस को लाइट के सामने रखते हैं तो। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको जो बताई थी कि जुमोन लाइट हाउस में रहने के 11 करोड़ मिलेंगे, लेकिन आजकल ज्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटिक हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इंसानों द्वारा लगातार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। पहले लाइट हाउस कीपर्स होते थे जो लाइट हाउस को ऑपरेट करते थे, लाइट जलाते बुझाते थे और जहाजों की सेफ्टी कंफर्म करते थे। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से लाइट हाउस सैटेलाइट्स और सेंसर से कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए आज के टाइम में लाइट हाउस पर जॉब के मौके बहुत कम हो गए हैं। कुछ लाइट हाउस खास करके जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ कभी कभी मैनेजमेंट या टूर गाइड जैसी नौकरियां हो सकती है, लेकिन लाइट हाउस कीपर की जॉब अब लगभग खत्म हो चुकी है। ये लाइट हाउस तो एंशिएंट जमाने में बना था और इसने पूरी दुनिया की मरीन ट्रेड की सेफ्टी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और ये एंशिएंट राजा की तरफ से बहुत अच्छा काम था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।